हम लोगों ने क्या कहते हैं जो स्टार्टिंग का 1 ईयर वाला पोर्शन है, नेमिंग वाला पोर्शन है, वीबीटी वाला पोर्शन है, वो सब एनसीईआरटी रीड कर लिया था। अब हमें पढ़ना कहाँ से है, ये वाले टॉपिक से, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, द रिजल्ट कैन बी यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स अडॉप्टेड बाय मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके रिजल्ट जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्सेस से ऑब्टेन किए जाते हैं। क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक डाटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मेटल्स of the first transition series reveals some complications for metal ions with up to 3 electrons in the d orbitals like Ti plus 3 d1, V3 plus d2, Cr plus 3 d3। ये कैसे पता चल रहा है? हमने ऑर्डर याद किया था, दैट इज ऑर्डर क्या होता है मेरे पास? ऑर्डर होता है मेरे पास शक्तिवान, करे, मना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम यहाँ पे जैसे शक्तिवान है, इसमें D1 है, इसमें D2 है, Vr में वेनेडियम में D3 है, क्रोमियम में D4 है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं वो कौन से शेल में पढ़ रहे हैं? ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ रहे हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरे पास +2 में Ti में क्या है, D2 है, तो +3 क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, दैट इज D1। ठीक है, V3 पॉजिटिव में क्या दे रहा है, D2 दे रहा है। V2 पॉजिटिव में क्या है, D3 है, तो 3 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, दैट इज D2 हो गया। ठीक है, Cr+3 में क्या दे रहा है, D3 दे रहा है, क्योंकि Cr+2 क्या है, D4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करके D3 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये ऐसे किया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं, 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entity is similar. When more than 3 3d electrons are present, the required pair of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly as a consequence of Hund's rule. Thus for D4, that is Cr plus 2 Mn3 plus D5 Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस, ये भी कैसे हैं, जैसे हमने अभी ऊपर वाले में बताया, Sc Ti V Cr सबकी क्या स्टेट होती है, +2 होती है। तो अगर +3 बोल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देंगे और वहां से ये स्टेट आएगी। ठीक है, D6, that is Fe2 plus and Co plus 3 cases. A vacant pair of d orbitals result only by pairing of 3d orbitals, which leads to 1 and 0 unpaired electrons respectively. इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं बोला है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया है कि जो मेरे पास कौन सा एलिमेंट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितने डी इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो D1 2 3 4 है, 8 9 10 है, तो इसके बारे में लिखा है 2 वैकेंट हैं फॉर ऑर्बिटल नो पेयरिंग है। ठीक है, मतलब ये जो आखिरी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट इज अ वैकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल रिजल्ट ओनली बाय पेयरिंग। जब मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी उसमें पेयरिंग होगी ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स जो लीव करते हैं 1 2 1 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब पेयरिंग हो जाती है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बताया वीबीटी के बारे में। जैसे वीबीटी में हमने समझा ना कि जब स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होते हैं तो वो पेयरिंग करवाते हैं, उसमें भी 2 एक्सेप्शन हमने देखे थे। और जब वीक फ्री लिगेंड होते हैं पेयरिंग नहीं होती है। जब पेयरिंग नहीं होती है तो मेरे पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयरिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जीरो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिस वजह से हम वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की गई थी। अब क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक डाटा वॉज एग्री विद मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस, especially when with coordination compound containing D6 ions. However, with species containing D4 and D5 ions, there are complications. जैसे MnCN6 3 नेगेटिव, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Mn की क्या है, +3 है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, while MnCl6 3 नेगेटिव हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके कहने का मतलब क्या था, देखो Mn
CN6 है यहाँ पे, ये किस स्टेट में है, ये मेरे पास किस में प्रेजेंट है, ये मेरे पास प्रेजेंट है +3 में, ठीक है। ये किस में है मेरे पास, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे ये जो MnCl6 है ये भी कितने में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा स्ट्रॉन्ग और वीक फीलिंग इनका। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि जब मेरे पास क्या होता है, C होता है, N होता है, O होता है, X होता है, तो ये दोनों मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये दोनों क्या करवाएंगे, पेयरिंग करवाएंगे। O और X जो है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करवाएंगे, पेयरिंग नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे अनपेयर्ड रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि जब MnCN6 3 नेगेटिव रहता है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है, वाइल जब MnCl6 3 नेगेटिव होता है तो इसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट आता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। Mn+3 में क्या स्टेट करेगा, Mn+2 में क्या होता है, शक्तिवान करे मना। तो Mn का जो मेरे पास वो है एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 25 है, और 25 पे Mn+2 में D5 होता है। अगर 3 है तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो बात कर रहा है वो समझ में आ रहा है, D4 है। और मेरे पास यहाँ पर MnCl6 है, मतलब क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अनपेयर्ड ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, D4 में कॉन्फ़िगरेशन में 6 है, तो यहाँ पे D2sp2 बन जाएगा। D2sp2 बन जाएगा तो वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। मतलब हमने क्या समझा कि जो Mn6 वाला है वो भी मेरे पास क्या है, एक्सेप्शन है। अगर ये जनरल केस होता तो हम डायरेक्टली क्या समझते कि MnCN6 है, Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन और डायमैग्नेटिक बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि MnCN6 3 नेगेटिव हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। और ये जनरल वाले रूल से क्या हो रहा है, अलग जा रहा है। मतलब MnCN6 इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन कि यहाँ पर अनपेयरिंग प्रेजेंट है, और जबकि हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डायमैग्नेटिज्म दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 ऊपर हमने पढ़े थे, एक यहाँ पे पढ़े थे। तो जितने एक्सेप्शन है वो एक पेपर में लिख के मुझे भेजना कि लिख पाई हो कि नहीं लिख पाई हो, ठीक है। ऐसे मैं ओरली बता दे रही हूँ तो उसको लिख लो कि हाँ इस वाले चीज़ में हमको ये वाला चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब MnCl6 में तो हमें पता है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन जो है वो लिगेंड है, ठीक है। तो जहाँ पे हेलोजन लिगेंड हो जाता है वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है इसका जब हम वो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है इसमें D4 आएगा और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यही हमने इसके बारे में सोचा भी था कि MnCl6 जो है वो अनपेयर्ड ही होना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल होना चाहिए, हाई स्पिन होना चाहिए, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक्सेप्शन क्या हुआ, MnCN6 हुआ, जिसको हम समझते थे कि डायमैग्नेटिक हो जाना चाहिए, पूरे अच्छे से पेयरिंग हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहे हैं, जो कि एक क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, FeCN6 3 नेगेटिव हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, while FeS6 3 नेगेटिव हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो FeCN6 3 नेगेटिव, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। Fe कौन सा नंबर होता है, शक्तिवान करे मना फिर। मतलब Fe का जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज 26। Fe26 पे क्या इस पे D क्या होगा, D6 होगा। ये कब होता है, जब Fe+2 होता है। तो अगर Fe+3 है तो मेरे पास ये क्या शो करेगा, 5 शो करेगा। अगर ये 5 शो करेगा तो क्या होना चाहिए, FeCN6 से। तो सेम वही बात यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वैसे तो इस पे पैरामैग्नेटिज्म नहीं देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स यहाँ पे भी मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है, पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज Fe6 है, ठीक है, हैज़ अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट। इसका तो पैरामैग्नेटिक होना ही चाहिए क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका पैरामैग्नेटिज्म किसका है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है। दैट इज हमने देखा है कि इसमें 5 ही मेरे पास आ रहे हैं, दैट इज D5। तो इसका पैरामैग्नेटिज्म क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का है, दैट इज D5। अब मेरे पास नेक्स्ट है, तो इसमें मेरे पास एक्सेप्शन क्या हुआ, FeCN6 का हुआ एक्सेप्शन। इसमें क्या हुआ, होना चाहिए था पैरामैग्नेटिज्म, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। सेम लाइक दिस, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लेकिन नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। देन वी हैव मेरे पास क्या दिया हुआ है,
एग्जाम्पल CuH6 3 नेगेटिव, यहाँ पे Cu का क्या है +3 है, ये पैरामैग्नेटिक है विद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फाइल Cu C2O4 3 नेगेटिव, ये क्या है डायमैग्नेटिक है। अब मुझे ये बताना कि इसमें दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और दूसरी बात ये बताना कि इसमें मेरे पास D की क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और क्या जैसे इन दोनों में सेटिस्फाई हुआ वैसे इसमें हो रहा है। दैट मीन्स ये बताना है कि Cu+3 में क्या दिखाएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, और इसमें कैसे D का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगी वो चीज़, ठीक है। तो इन दोनों का मुझे करके भेजना। इन दोनों में जो एक्सेप्शन बताई हूँ कि इसका और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, आना चाहिए था डायमैग्नेटिक, वो चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। पेपर में एक जगह एक्सेप्शन इसके लिखो जो VBT के हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है दिस एपरेंट anomaly is explained by valence bond theory in terms of formation of inner orbital and outer orbital combination entities। ये जो anomaly आ रही है, जो differences आ रहे हैं, वो किसके थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे, VBT के थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, MnCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव एंड इतने आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, दैट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो मेरे पास थे, ये दोनों मेरे पास इनर ऑर्बिटल तो दिखा रहे हैं, एक चीज तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन जो डायमैग्नेटिज्म की थी वो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और ये क्या दिखा रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहे हैं, ठीक है। ये CO C2O4 3 नेगेटिव है, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है। तो इसका मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करके भेजना कि कैसे करोगी, ठीक है। ये तीनों मेरे पास क्या दिए हुए हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के हैं। इन्वॉल्व क्या करें, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो दे फॉर्म द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दे शो द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। द फॉर्मर टू कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक। फॉर्मर मीन्स क्या होता है, फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाले, ठीक है। फॉर्मर मीन्स पहले वाला, लेटर मीन्स बाद वाला, ये देखो लेटर लिखा है। तो फॉर्मर मीन्स ये दोनों जो है वो पैरामैग्नेटिज्म के हैं, और ये वाला जो है वो डायमैग्नेटिज्म का है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो अदर हैंड पे है वो क्या है मेरे पास, MnCl6 Fe COF6, ये तीनों क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि तीनों के तीनों मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएंगे, आउटर ऑर्बिटल बनाएंगे, हाई स्पिन बनाएंगे, ठीक है। ये तो तीनों जनरल वाला केस ही कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो MnCl6 Fe और COF6 वीक फील्ड लिगेंड होने चाहिए थे, आउटर ऑर्बिटल होने चाहिए थे, वही है। इनमें कौन सी वो है, दैट इज sp3d2, ठीक है। और ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिज्म है, करस्पॉन्डिंग टू 4 5 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनका 4 5 एंड 4 है, तो इसका भी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करके बताना कि कैसे 4 5 4 आए। बस कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग बता पाओगी कि कौन सा होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो इन दोनों का हमें ध्यान रखना है, और बाकी तो ये सारे सेम है, जो होने चाहिए थे वही है, ठीक है। ये है VBT के कुछ एग्जाम वो क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन और एग्जाम्पल्स दोनों, ठीक है। तो VBT में जिस जिस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है वो कॉम्प्लेक्स अलग से लिख के उसके बारे में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। क्या पूछ रहे थे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr2 नेगेटिव इज दिस, प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। इसका मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ये है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू √n+1, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने आ जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 आ रहे हैं, इस वजह से इसका ये, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री है। अब इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन शेप क्यों बन रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट शुड बी टेट्राहेड्रल इन शेप rather than square planar because of the presence of 5 unpaired electrons। देखो, since the coordination number of Mn2 plus ion in the complex is 4, क्या इसका coordination number 4 है, तो यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो सकते हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा या टेट्राहेड्रल बनेगा। अकॉर्डिंग टू द जनरल केस ये क्या बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जनरल केस मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या है मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखो वही बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो क्या बोल रहा है, विल बी आइदर
tetrahedral or square planar. But the fact that the magnetic moment of the complex ion is 5.9, it should be tetrahedral in shape rather than square planar because of the presence of 5 unpaired electrons in the d orbital. लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 दिया हुआ है, तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर नहीं होना चाहिए। ये रीज़न समझने से बेटर है ये समझ लो कि ये मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। MnBr4 नेगेटिव होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, है भी टेट्राहेड्रल ही। टेट्राहेड्रल क्यों होना चाहिए था? क्योंकि Br क्या है मेरे पास? हेलोजन है। हेलोजन मेरे पास क्या शो करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड शो करते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड का जनरल रूल में क्या है? हाई ऑर्बिटल आउटर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो वही शो करके यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो मतलब इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जनरल केस ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, जनरल वाले छोड़ दो, एक्सेप्शन वाले याद कर लो, क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो वीबीटी यहाँ पे खत्म होती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? वेल द वीबी थ्योरी टू अ लार्जर एक्सटेंट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स। क्या है ये? नंबर ऑफ एक्सेप्शंस पे बनता है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं बताता ये मैग्नेटिक डाटा की। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, एक्सप्लेन नहीं कर पाता कलर को। इंटरप्रिटेशन नहीं देता थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज का। does not exact predict regarding the tetrahedral or the square planar geometry। distinguish नहीं कर पाता weak and strong feeling। तो mainly इसकी limitation में color, weak and strong feeling और differentiation नहीं कर पाता tetrahedral और square planar में, यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टार्ट होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो लास्ट थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज नोन एज CFT। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो कंसिस्ट करता है मेटल लिगेंड बॉन्ड को, जो क्या होता है? आयोनिक होता है। अराइज कहाँ से होता है? प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड। तो ये कैसे बनता है? मेटल आयन और लिगेंड के इंटरेक्शन से फॉर्म होता है। लिगेंड्स आर चार्ज ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस और एज एनायंस और डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो लिगेंड्स को हम क्या समझते हैं? या तो पॉइंट चार्ज समझ लो, या तो एनायन समझ लो, या तो न्यूट्रल डाइपोल समझ लो, लेकिन समझ लो। ठीक है, और जो मेटल है उसको हम क्या कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन have energy, that is they are degenerate. This degeneracy is maintained spherically symmetrical field of negative charges surrounds the positive ion. However, when this negative second यहाँ से शायद लास्ट से वो आया नहीं है फोटो में, पूरा है क्या? चलो लास्ट के वर्ड्स देख लेना अगर मेरा कहीं कुछ गलत होगा। ठीक है, लास्ट में कुछ शायद एक एक वर्ड का है जो नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझ लो। वैसे भी थ्योरी पोर्शन है, वो PDF पे वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी से पढ़ना। बस यहाँ पे एक बार देख लो कि हाँ जो चीज़ें वहाँ पर हैं वो उन चीज़ों से कुछ अलग तो नहीं लिखा है, मतलब असर्शन रीजन टाइप में कुछ हो तो। ठीक है, तो क्या हम लोग पढ़ चुके थे कि मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, आयोनिक होना चाहिए, अराइज होता है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से। ठीक है, मेटल आयन एंड द लिगेंड्स जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज और इन केस ऑफ एनायंस और डाइपोल्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। 5d ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस atom have energy, they are degenerative। ठीक है, this degeneracy is maintained spherically symmetrical field of negative charges surrounds the atom or ion। However, when this negative field is due to ligands, जब ये नेगेटिव फील्ड लिगेंड्स की वजह से आती है, एनायंस और द नेगेटिव एंड्स ऑफ द डाइपोल मॉलिक्यूल्स लाइक NH3 and H2 or complex, it becomes asymmetrical with the degeneracy of the d orbital is lifted। It becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted। It result in the splitting of d orbitals। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो स्प्लिटिंग का केस आता है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में, वही चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी। दिस पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड व्हिच एक्सप्लेन्स दिस इन डिफरेंट इन स्प्लिटिंग इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स। ठीक है, तो जो मेरे पास स्प्लिटिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। तो एक चीज़ ये ध्यान रख लेना कि जो मेरे पास स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड की। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें? सबसे पहले octahedral coordination entities में। In an octahedral coordination entity with 6 ligands surrounds the metal atom or ion, there will be there will be repulsion between the electron metal d orbitals and the electrons or negative charges of the ligand
Such a repulsion is more when the metal d orbital is directed towards the ligand than when it is away from the ligand. ठीक है, thus the dx square y square and dz square orbital which point towards the axis along the direction the ligand will experience more repulsion and will be raised energy. देखो ये जो पूरी बात कही गई है वो क्या बात कही गई है, यहाँ पर बातें जो की गई हैं वो ये की गई है कि जो मेरे पास यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर रहता है वो पॉइंट टूवर्ड्स दी एक्सिस रहता है, अलोंग दी डायरेक्शन रहता है और यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं मोर रिपल्शन, तो एनर्जी ज़्यादा रहती है। तो ये वाला जो केस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वो किसके बारे में बताया गया है, वो बताया गया है मेरे पास ईजी ऑर्बिटल्स के बारे में। यहाँ पर हमने दो में स्प्लिटिंग देखी थी, ईजी एंड टी टू जी। तो जो ईजी वाले थे उसमें दो आ रहे थे, दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये ऊपर थे और टी टू जी वाला ऑर्बिटल तीनों नीचे था। ये ऊपर क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, क्योंकि ये बिटवीन नहीं टुवर्ड्स दी एक्सेस है और इस पे रिपल्शन ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो ये ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ईजी के बारे में ये बताया हुआ है। देन वी हैव नोन अबाउट द डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स जो डायरेक्टेड रहते हैं बिटवीन द एक्सेस। क्यों होते हैं, विल बी लोअर्ड एनर्जी रिलेटेड टू द एवरेज एनर्जी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जो तीनों हैं वो मेरे पास क्या रहते हैं, डायरेक्टेड रहते हैं बिटवीन दी एक्सेस, तो इनकी एनर्जी कम रहती है इन कंपैरिजन टू द ईजी। तो ये वाले जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी टू जी का लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दस द डीजेनरेसी Thus, the degeneracy of the d orbital has been removed due to ligand electron-metal electron repulsion in the octahedral complex to yield three orbitals. The lower energy set the two orbitals of high energy Eg. Thus, this is splitting. तो इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वही चीज़ बताई गई है जो हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्टाहेड्रल में जब स्प्लिटिंग होती है तो दो उसमें होती है, पहले होता है Eg और दूसरा होता है T2G। जो Eg वाला पोर्शन होता है दैट इज रेफर्स टू dx स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हायर एनर्जी पे रहता है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। जो टी टू जी वाला है वो उसमें रिपल्शन कम होती है, एनर्जी कम रहती है। इसमें जो तीनों ऑर्बिटल है वो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, बस इतनी ही बात इसमें कही गई है। अब क्या बोल रहा है, डीजनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। ठीक है, हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, डेल्टा ओ और पेयरिंग वाली, कि कब कौन सी एनर्जी ज़्यादा रहती है तो कब कौन सा लिगेंड आता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डीजनरेटिव लेवल आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन द डेफिनाइट ज्योमेट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इस टाइम पे जो एनर्जी यूज़ होती है फॉर द सेपरेशन दैट इज टर्म्ड एज डेल्टा ओ। ठीक है, तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ सकता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के डेफिनेशन दो, तो डेफिनेशन में क्या देंगे, यही चीज़ कि डीजनरेटिव लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट ओ इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए सबस्क्रिप्ट ओ यूज़ करते हैं। दिस द एनर्जी टू ईजी ऑर्बिटल्स विल इंक्रीज बाय 3/5 डेल्टा ओ। ठीक है, जिसको हम 0.6 शायद बोलते हैं। ठीक है, 5 को 3 से डिवाइड कर लो, जो आएगा डेसिमल में वो हो जाएगा, और 5 को 2 से डिवाइड कर लो, जो डेसिमल में आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 डेल्टा ओ से ऊपर इंक्रीज करती है ईजी में और 2/5 से डिक्रीज करती है फॉर द T2G। ठीक है, दस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग The crystal field splitting delta O depends upon the field produced by the ligand and charge on the metal ion. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि डेल्टा ओ की डिपेंडेंसी किस पे है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, फील्ड प्रोड्यूस्ड पे डिपेंड करता है जो लिगेंड के द्वारा होता है, और दूसरा चार्ज ऑन द मेटल आयन पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स इन विच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज whereas others produce weak field and consequently result in small splitting of d orbitals। ठीक है, तो जब मेरे पास कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो मेरे पास क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इस केस में स्प्लिटिंग विल बी लार्ज वेयर्स अदर्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेंगे वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, दैट मीन्स डेल्टा वो ज़्यादा रहेगा देन द पेयरिंग एनर्जी, और जहाँ पे पेयरिंग ज़्यादा रहेगी वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है।
उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये जो सीरीज दिया है दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमने पीडीएफ पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस में पढ़ा था कि कैसे हमने पहले ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देखी थी, देन वी हैव लर्न अबाउट द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, फिर हमने डायरेक्टली जंप किया था कि किस पे ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड करी, वहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चार्ज ऑन एनायन, मेटल, ये सब पे डिपेंडेंसी देखी थी। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है, सब मिक्स मैच है, इस वजह से देखो ऑक्टाहेड्रल करने के बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कूद गए, टेट्राहेड्रल का भी कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर पढ़ना है तो उसी से पढ़ लो, और बाकी एनसीईआरटी में बस स्टेटमेंट के लिए डिपेंडेंट रहो। ठीक है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं सही है, सीक्वेंस इधर उधर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर दिया था कि वही आई नेगेटिव वी आर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू, ये याद करना है कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो बता दिया है कि दोनों के बीच में से किसी के भी उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो it is an experimental determined series based on the absorption of light by complexes with different ligand। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है दैट इज किस पे बेस्ड होती है, तो ये बेस्ड किस पे होती है, ऑन द ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड, डिफरेंट लिगेंड कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को, कितनी वेवलेंथ का लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, let's assign electrons in the d orbitals of metal ion in octahedral coordination entity. Obviously, the single d electron occupy the lower energy one of the lower energy T2g orbitals. In D2 and D3 coordination entities, the d electrons occupy the T2g orbital singly in accordance with the Hund's rule. अब देखो हमने वो चीज़ एक बार पढ़ी है, इसमें ही पढ़ी है, क्या पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता था कि किसमें कैसे पेयरिंग होगी। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था तो उसमें क्या था, T2G से EG में जाते थे, फिर T2G से EG में जाते थे। वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता था, T2G से T2G फिर EG से EG। ठीक है, इस तरह से होता था। वही चीज़ यहाँ पर अब एक्सप्लेन किया रहेगा, जो किस तरह से आते जाते थे वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही लोअर एनर्जी जो है दैट इज T2G ऑर्बिटल वाला है, उसमें जब मेरे पास D2 एंड D3 रहता है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, तो d इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं द T2G ऑर्बिटल सिंगली इन अकॉर्डेंस विद द Hund's rule। ठीक है, D4 ions two possible patterns of electron distribution arise. The fourth electron could either enter the T2G level and pair with an existing electron, or it could avoid the paying the price of the pairing energy by occupying the EG level। या तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में ही चला जाए या फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में चला जाए। ठीक है, which of these possibility occurs depends on the relative magnitude of the crystal field splitting delta O and the pairing energy। और क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, अगर मेरे पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है डेल्टा O से, तो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, EG में जाएगा, दैट इज T2G से EG देन T2G से EG। आई थिंक मैंने रिवर्स बोल दिया था अभी ऊपर। ठीक है, तो सॉरी। ठीक है, क्या होता है कि जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो उस टाइम वीक फील्ड लिगेंड बनता है। जब वीक फील्ड लिगेंड बनता है तो उस टाइम पे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कैसे होता है, T2G से EG में जाता है, देन T2G से EG में जाता है। ठीक है, T2G से किस में जाएगा, EG में जाएगा, एंड देन मेरे पास T2G से किस में जाएगा, EG में जाएगा। ठीक है, और जब मेरे पास क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पेयरिंग से, तो ये मोर एनर्जेटिकली हो जाता है, फेवर करता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई अ T2G ऑर्बिटल विद कॉन्फिगरेशन T2G 4 EG 0। मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस टाइम पे मेरे पास कैसे होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उस टाइम पे मेरे पास T2G से मेरे पास कैसे जाएगा, T2G में जाएगा, एंड देन EG में जाएगा और EG में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरह से मूवमेंट होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ चीज़ें ध्यान रखने लिए, पहली बात कि उसमें स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में जब जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, EG और T2G में टूटेगा। EG जो ऊपर प्रेजेंट है हायर एनर्जी पे और T2G जो लोअर एनर्जी पे है। जो EG वाला है उसमें दो हैं, DZ2 DX2 Y2, और जो मेरे पास ये है उसमें DXY DYZ DXZ है। ठीक है, अब जब मेरे पास पेयरिंग होगी, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पेयरिंग एनर्जी का। तो अगर पेयरिंग एनर्जी मेरे पास ज़्यादा रहती है उससे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड उससे स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो उस टाइम पे मेरे पास क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड बनता है, और इसमें T2G से EG और T2G से EG जाता है। और जब मेरे पास स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है पेयरिंग एनर्जी से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, T2G से T2G एंड देन
ईजी से ईजी जाता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर हमने समझी। अब आता है कैलकुलेशन शोज दैट D4 to D7 coordination entities are more stable for strong field as compared to weak field। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि जो D4 to D7 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती हैं वो मोर स्टेबल कब रहती हैं, जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होती हैं कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। मतलब जब मेरे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मेरे पास कैसे फिलअप करने का है, वो कैसे मतलब फिल होता है, इसमें क्या होता है T2G से क्या आ जाता है, T2G जाता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बोल रहा है कि जब मेरे पास D4 to D7 लिखते हैं हम, तो उस टाइम पे जो स्टेबिलिटी आती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में ज़्यादा आती है देन द वीक फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम भरते कैसे हैं, T2G से T2G भरते हैं। ये दिख रहा है ना, T2G फोर्थ इलेक्ट्रॉन बनाता है तो EG में जाके इसमें गया, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन फिर इस पे जाएगा, फिर सेवन्थ एट्थ नाइन टेंथ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास ये वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली CFT के स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि जब D4 to D7 करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं या वीक फील्ड लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे स्प्लिटिंग दी हुई है किसकी, यहाँ पर स्प्लिटिंग दी हुई है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। यहाँ पे दी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ऑक्टाहेड्रल समझ लिया, टेट्राहेड्रल में देखो जो बात ध्यान रखने वाली थी वो क्या है, यहाँ पे देखो T2 लिखा है, यहाँ पे E लिखा है, G सबस्क्रिप्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट, ऊपर अपने भी लिख लेना। क्या है, द G सबस्क्रिप्ट यूज फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर component which have center of symmetry since tetrahedral complex lack symmetry, G subscript is not used with energy levels। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न भी लिखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में हम क्या करते हैं, G सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्वायर प्लेनर वाला मतलब होता है स्प्लिटिंग, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल जब करते हैं तो दोनों में स्प्लिटिंग जो होती है उसमें हम G सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिंस जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे हम G सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी असर्शन रीज़न की इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसको अच्छे से याद रखना कि G सबस्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ नहीं करते और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लाइन्स हैं, दैट इज इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द d orbital splitting is inverse and is smaller as compared to the octahedral field splitting। मतलब जो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग हो रही है वो जस्ट इनवर्स है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल में। वहाँ पर क्या था, T2G नीचे था, EG ऊपर था, यहाँ पे T2 ऊपर है, EG नीचे है। ठीक है, यहाँ वहाँ पर क्या था, 3/5 ऊपर था और 2/5 नीचे था, और यहाँ पर क्या है, 2/5 ऊपर है और 3/5 नीचे है। जस्ट अपोजिट है। फॉर द सेम मेटल द सेम ligand and metal ligand distances it can be shown by ये डेल्टा T 4/9 डेल्टा O। मतलब ये मेरे पास जब भी डेल्टा T और डेल्टा O से रिलेटेड वो करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी जो है मेरे पास दैट इज 499 नैनोमीटर। ठीक है, तो पूछेगा डेल्टा T बताओ, तो याद रहना चाहिए कि 4/9 इंटू जो डेल्टा O की वैल्यू दी दैट इज 499, उसको रख के सॉल्व करेंगे। अब मान लो डेल्टा T दे दिया है, अब डेल्टा O पूछा है तो क्या करेंगे, डेल्टा T इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या है 9/4 डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा O। ये मेरे पास क्या है, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O। तो अगर हमें क्या रखना है, डेल्टा T इक्वल्स टू ये है ना, तो अगर हमें डेल्टा O निकालना होगा तो हम क्या कराएंगे, हमें डेल्टा T का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और डेल्टा T का अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 9/4 डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा O इज इक्वल्स टू 4/9 है, तो डेल्टा O इज इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्थ पेयरिंग एंड देयरफॉर लो एस कॉन्फिगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही था, ये भी सब्सक्रिप्ट वाला। ठीक है, अब जो मेरे पास वहाँ पे लिमिटेशन थी VBT की, दैट इज़ कलर कॉम्बिनेशन नहीं प्रेजेंट था, तो यहाँ पर पूरी होगी, दैट इज़ कलर मेरे पास शो करेगा CFT। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इन द प्रीवियस यूनिट वी हैव लर्न दैट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस इज द वाइड रेंज ऑफ कलर combination. This means that some of the visible spectrum
is being removed white light as it passes through the sample. So the light that emerges is no longer white. The color of the complex is complementary that which is observed. ये लाइन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे पास कलर कॉम्प्लेक्स में दिखता है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कलर के, मतलब जो भी कलर आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। इफ ग्रीन लाइट इज ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड, ठीक है। तो ये तीनों ये जो स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है इसको याद रखना है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन से ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो कलर कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लीमेंट्री ही ऑब्जर्व होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो मेरे पास जनरेटेड होता है कहाँ से, लेफ्ट ओवर वेवलेंथ से। और अगर ग्रीन कलर है तो उसमें मेरे पास कौन सा कलर दिखेगा, रेड कलर। अरे वो एक ऐसा, वो हम लोग बचपन में चक्री टाइप में देखे थे ना, उसमें क्या था कि बहुत सारे ऐसे कलर वो बॉक्सेस बने थे, उसमें एक एक कलर प्रेजेंट था। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ग्रीन के सामने यहाँ पे रेड होगा तो वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ब्लू के आगे यहाँ पे कुछ होगा, इसके आगे यहाँ पे कुछ होगा, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला बता रहा है। तो वो एक उसमें पेपर में आता है, उसमें ही लिखा रहता है, ठीक है। सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बस यही स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, ये वेवलेंथ दे देंगे और फिर बोलेंगे एनर्जी का वो करो क्या बोलते हैं, एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो वेवलेंथ और एनर्जी में क्या वो रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी उसकी एनर्जी कम कर देना है, बस हो गया, ठीक है। तो इससे इतने ही पूछते हैं, बाकी कलर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही उतना याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्या लिखा है, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रीडली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत रीडली एक्सप्लेन कर सकते हैं CFT से हम कलर को, ठीक है। कंसिडर फॉर एग्जांपल द कंपोनेंट TiH2O6 पॉजिटिव विच इज़ वॉयलेट इन कलर। क्या बता रहा है कि ये जो है वो मेरे पास किस कलर का है, वॉयलेट कलर का है। ये क्या है, मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन Ti+3 इज 3d1, Ti+3 स्टेट में। वैसे क्या होता है, शक्ति, तो Ti क्या होता है, +2 में D2 होता है, तो +1 में क्या हो जाएगा, D1, +3 में क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। In the metal d orbital, in the T2g level and the ground state of the complex, the next higher available for the electron is the empty Eg level. If the light corresponding the energy of blue-green region is observed by the complex, it was excite the electron from T2g level to the Eg level. Consequently, the complex appears violet in color. ठीक है, crystal field theory attributes the color of the coordination compound to DD transition of the electron. तो ये पूरा कुछ भी नहीं था, समझना बस ये था कि TH2O जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, इसमें Ti की क्या होता है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर लिगेंड नहीं होगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तो सब्सटेंस हमेशा क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना है कि कब मेरे पास स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसमें क्या बना सकते हैं, पहला बोल देगा कि D0 और D10 पे कलरलेस होता है, D0 कम्प्लीटली फील्ड पे ज़ीरो है, और जब ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है तब ज़ीरो है। फिर एक तीसरा स्टेटमेंट बनाएगा कि जब क्रिस्टल इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अगर हेंस द सब्सटेंस इज, ठीक है। इसमें कलरलेस, ये भी स्टेटमेंट तीसरी बनाएगा। तो इसमें क्या है, तीनों ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होगा और सारे स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2O6 Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। मतलब अगर इसमें से वाटर हटा दिया जाएगा, दैट इज वाटर, कौन है इसमें लिगेंड, लिगेंड क्या है, H2O लिगेंड है, तो अगर इसको हटा देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो कभी भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर Ti एब्सेंस होता है लिगेंड का तो वहाँ पे कलरलेस एंटिटी हो जाती है, ठीक है। या तो ये एग्जाम्पल दे देगा या तो ये स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है।